नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं अलग अलग एग्जामों में वो देखेंगे दोस्तों। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में मंत्री परिषद की जो केंद्रीय मंत्री परिषद था उसके संवैधानिक उपबंधों के बारे में जाने थे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में दोस्तों हम लोग जाने थे। जो पार्ट 2 था दोस्तों हमारा, उसमें हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जाने थे। जो भी प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से लेकर के वर्तमान तक के उनके उपबंधों के बारे में दोस्तों हम लोग जाने थे। और आज दोस्तों हम लोग जानेंगे जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़े हैं, उनसे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं अलग अलग एग्जामों में वो दोस्तों हम लोग देखेंगे। पूरा क्लास देखिएगा दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आएगा ताकि आपके आगामी परीक्षा में किसी तरह कोई समस्या दोस्तों न हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं आपको बताना है इसमें से चारों में से सही कौन है। तो पहला है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो ये दोस्तों गलत है। आपको हम राष्ट्रपति जब पढ़ाए थे तो वहाँ बता दिए थे संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, तो हमारे भारत के जो प्रधान प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनमें निहित होती है। ये आपका आर्टिकल 53 कहता है दोस्तों। भले वास्तविक अगर बोलेगा वास्तविक शक्ति तब हो जाएगा प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ सिर्फ बोला है संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री होगा। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 75 में कहा गया, उपबंध दिया गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो जरूरी नहीं है कि उस सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता दोस्तों प्राप्त करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा सही आपका। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यहाँ पर कौन सही है बताना है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है, ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। नाम मात्र का नेता नहीं होता बल्कि वो वास्तविक नेता होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता दोस्तों, बल्कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री हो या मंत्री परिषद हो, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। अगर व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो राष्ट्रपति, अगर सामूहिक रूप से बोलेगा या सिर्फ बोल देगा उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है, तो लोकसभा के प्रति होती है। ये हमारा गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये भी दोस्तों गलत है। बर्खास्त कर सकता है, राष्ट्रपति को बोल करके किसी मंत्री को दोस्तों बर्खास्त वो करवा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पावर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो भी पावर है उसको जो संचालित करने का काम करता है वो कौन करता है दोस्तों, प्रधानमंत्री ही करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। बता दिए क्या है, मंत्री परिषद का ये वास्तविक नेता होता है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको दोस्तों बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं कि चयनित होते हैं, या मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उनकी नियुक्ति होती है। चुनाव जो होता है दोस्तों लोकसभा का होता है, और लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं, जो बहुमत ज़्यादा पार्टी लाती है, वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के पास अपना बहुमत पेश करते हैं, और उस बहुमत जो पार्टी पेश किया उसी में से किसी एक नेता को दोस्तों क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। तो क्या होगा, ये नियुक्त होते हैं दोस्तों। आगे आते हैं ऑप्शन आ, समझ गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य क्या है, किसके लिए मुख्य है, तो राज्य सरकार के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए, राज्य एवं केंद्रीय सरकार के लिए। तो ये सिर्फ केंद्रीय सरकार के लिए दोस्तों, राज्य सरकार के लिए नहीं है। राज्य सरकार के लिए कौन होता है मुख्य, वहाँ का मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन भी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, मतलब किसके दायित्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78 में। लोकसभा के अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का, या प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया दोस्तों, मतलब अनुच्छेद 78 कहता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करता है, वो आंतरिक हो या बाह्य हो, वो सारी बातों की जानकारी किसको देगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति को देगा। ये उसका उत्तरदायित्व है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 78 कहता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि जो कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का मतलब क्या होता है, कि शासन के सभी मंत्री होते हैं क्या, नहीं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। क्या होता है इसमें, कैबिनेट स्तर के दोस्तों मंत्री होते हैं।
मतलब कि कैबिनेट बता दिया था जिसमें क्या होते हैं, जिनको अलग अलग मंत्रालय दोस्तों सौंपा जाता है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, कैबिनेट कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में मंत्री स्तर के सभी मंत्री, तो मंत्री स्तर के सभी मंत्री के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें सभी आ जाएंगे यहाँ पे, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी आ जाएंगे, उप मंत्री भी आ जाएंगे और राज्य मंत्री भी आ जाएंगे। तो ये कैबिनेट स्तर के मंत्री दोस्तों, मतलब कि मंत्री स्तर के मंत्री, इसमें नहीं, सभी मंत्री नहीं होंगे, केवल कैबिनेट मंत्री। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं जिनको अलग अलग मंत्रालय दोस्तों मिलता है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और वह, तब बता दिए थे कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसके द्वारा हमारे भारतीय संविधान में ये मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। और ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 352, ये भी ध्यान रखिएगा, 352 में मंत्रिमंडल शब्द का दोस्तों उल्लेख किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। देखिए जब वास्तविक शब्द आ गया तो राष्ट्रपति के पास ना जाकर किसके पास जाइएगा, प्रधानमंत्री के पास जाइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, तो राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, नियम कानून जो है बनाने का, कैसे काम करना है, ये सब राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। तो ये गलत है। कोई भी भारत सरकार का कोई भी कार्य होता है दोस्तों, या संधि हो, किसी भी तरह कोई भी काम हो, तो उसका किसके नाम से होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो मतलब आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री की सामान्यता होते हैं वो निम्न सदन के होते हैं, मतलब कि लोकसभा के होते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आता है कि प्रधानमंत्री किस सदन के हैं, उस सदन, मतलब कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो क्या हो सकता है, वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये बिल्कुल सही है कि जब भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों आता है तो उसमें वोट करने का जो काम करते हैं वो सिर्फ निम्न सदन, मतलब कि लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगर प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का है, तो वो अपना वोट नहीं दे सकता है दोस्तों। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आता है वो हमेशा लोकसभा में ही आता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में अगर बात करेगा, देखिए अनुच्छेद 74 कहता है कि सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए सिर्फ एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। लेकिन उनके नियुक्ति के बारे में, हटाने के बारे में जितने प्रावधान है दोस्तों किसमें है, तो अनुच्छेद आपका 75 है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, बता दिए कि सामान्यतः जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किसके सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभी कंडीशन बन जाता है कि वो राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री के पद पर मतलब कि आसीन हो सकते हैं। जैसे हमारे भारत के अगर प्रधानमंत्री के इतिहास के बारे में बात करें तो 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से उठ करके प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं। एक आपके इंदिरा गांधी हो गई, मनमोहन सिंह हो गए, आई.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा जो हैं, यही क्या हैं, 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से आए हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, उनके समय क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। हम बता दिए कि इसमें अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री परिषद में मंत्री का पद हासिल कोई अगर सांसद या करता है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी सदन का सदस्य हो। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको क्या करना है दोस्तों, सदस्यता प्राप्त करनी है। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु के बारे में बात किया है तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको जोड़ देगा कि मान लीजिए कोई सदस्य क्या है, भारत का राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, अब वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा से कोई उठ करके बनता है प्रधानमंत्री तो 30 वर्ष, लोकसभा से 25 वर्ष। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री को
लोकसभा द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, इनका चुनाव नहीं होता बल्कि इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को बताना है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो बिल्कुल रह सकता है, लेकिन कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसको क्या करना है? सदस्यता दोस्तों हासिल करना है, नहीं तो उसको क्या कर दिया जाएगा? बहिष्कृत कर दिया जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। जो भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री बता दिए, प्रधानमंत्री हो या मंत्री परिषद हो, किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों उनके प्रति इनका उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। बताना है आपको कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बता दिए सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो पहला तो आपका ऑप्शन सही है। दूसरा बताया एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये बिल्कुल है, एक संवैधानिक बाध्यता है, मतलब हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये भी कहा गया है। अनुच्छेद 75(3) आपका मतलब ये सही है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) का किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान दोस्तों इस तरह का नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री परिषद होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो बता दिए थे किसके प्रति? लोकसभा, केवल लोकसभा के प्रति दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए हैं। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब दोस्तों राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार क्या करते हो? अपना पद धारण करते हैं। अब ये बात हो गया राष्ट्रपति के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति को जब इच्छा करे तब क्या करे? उसको बर्खास्त कर दे। वो तभी बर्खास्त कर सकता है दोस्तों जब सरकार है उसका बहुमत नहीं है, तब वो बर्खास्त कर सकता है, अन्यथा दोस्तों नहीं। तो इसमें केवल क्या हो जाएगा? आपका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करते हैं। जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका कहने का मतलब दोस्तों मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद होता है वो किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो वो विधायिका के अधीन, मतलब कि वो संसद के अधीन या लोकसभा के अधीन क्या करती है? रह करके दोस्तों वो कार्य करती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधायिका हो जाएगा। याद रखिएगा विधायिका के अंडर में कौन रहता है? आपका कार्यपालिका, मतलब मंत्री परिषद दोस्तों रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? मतलब कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा प्रस्ताव मंत्री परिषद कहने वाली सत्ता में सरकार है वो रखती है? तो अविश्वास प्रस्ताव क्या मंत्री परिषद रखता है? तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपका विपक्ष पार्टी रखता है। जो भर्त्सना प्रस्ताव होता है ये भी आपका विपक्ष रखता है दोस्तों। स्थगन प्रस्ताव ये भी आपका विपक्ष रखता है दोस्तों। विश्वास प्रस्ताव, तो ये विश्वास प्रस्ताव क्यों रखते हैं? तो मंत्री परिषद मतलब सत्ता पार्टी होते हैं वो क्या करते हैं? अपना बहुमत साबित करने के लिए, विश्वास मत प्राप्त करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में दोस्तों रखते हैं, जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी द्वारा आता है दोस्तों। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? हम बता दिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो लोकसभा में होता है, तो लोकसभा से अगर क्या होता है वो प्रस्ताव पास हो जाता है दोस्तों, तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका लोकसभा हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? अगर मान लीजिए कोई मंत्री त्याग पत्र दे दिया लेकिन उसको क्या करना? अपना वक्तव्य देना है, अपने विचार को रखना है लोकसभा के अंतर्गत, तो किसकी अनुमति लेगा? तो वो दोस्तों जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वहाँ के, उन्हीं से क्या करेगा? वो परमिशन लेगा दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो कोई भी अगर मंत्री परिषद सरकार सत्ता में है, विपक्ष पार्टी लाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 50 सदस्यों की, ये ध्यान रखिएगा, 50 सदस्यों की दोस्तों आवश्यकता होती है, मतलब कि 10% आप बोल सकते हैं लगभग। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक
एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ये बिल्कुल हुए हैं, लगभग 17 साल। इंदिरा गांधी जी ये भी 2 बार, मतलब कि एक से अधिक बार नियुक्त हुए हैं। गुलजारीलाल नंदा ये भी प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं, लेकिन कार्यवाहक बने हैं, लेकिन एक से अधिक बार बने। एक बार जब पंडित नेहरू जी की निधन हुआ था तब बने थे, और एक दूसरे बार जब बने थे जब लाल बहादुर शास्त्री जी की निधन हुआ था तब बने थे। यहाँ पर बोला एक बार से अधिक बोला है प्रधानमंत्री के लिए, तो ये भी आपका सही है। और आगे दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आपका एक बार से दोस्तों अधिक बने हैं। एक बार तो 1996 में बने थे आपके 13 दिन के लिए, फिर 98 से लेकर दोस्तों बनते हैं 2004 तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो बताए थे विदेश से, मतलब कि ताशकंद में किनकी मृत्यु हुई थी? तो ताशकंद में आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 1966 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से राज्यों के उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। आपको मुझे पढ़ा रहे थे थ्योरेटिकल पार्ट, तो वहाँ बताए थे कि कुछ ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं जो पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री किस राज्य के थे वहाँ मिलाना है आपको। पीवी नरसिम्हा राव ये कहाँ के थे? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के थे। मतलब आपका ऑप्शन मतलब 2 हो जाएगा, मतलब पहला का 2 हो जाएगा, एक का 2। मोरारजी देसाई जी कहाँ के थे? तो ये बम्बई के थे आपके। कहाँ के थे? बम्बई के। एच.डी. गौरा जी कहाँ के थे? तो ये कर्नाटक के थे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह जी कहाँ थे? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के थे। और नरेंद्र मोदी जी कहाँ के हैं? तो ये गुजरात के थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कई मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। देवगौड़ा जी रहे हैं कर्नाटक के, तो ये नहीं होगा। पीवी नरसिम्हा राव जी रहे हैं आंध्र प्रदेश के, ये भी नहीं होगा। देसाई जी रहे हैं बम्बई के, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन नहीं रहे हैं? तो चंद्रशेखर जी कभी नहीं रहे मुख्यमंत्री, डायरेक्ट क्या बने हैं, प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों बने हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? इसमें से बताना है कौन लोकसभा के सदस्य थे। तो देवगौड़ा बता दिए थे। श्री देवगौड़ा कहाँ के थे? ये आपके राज्यसभा के सदस्य थे, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आई.के. गुजराल ये भी क्या थे, आपके राज्यसभा के थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी कहाँ के थे, आपके राज्यसभा के सदस्य थे। कहाँ से राज्यसभा? तो ये आपके असम से चुन करके आए थे राज्यसभा में। फिर आपके कहाँ से हैं, कौन हो जाएगा आपका आंसर? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चंद्रशेखर जी, ये लोकसभा से प्रधानमंत्री पद हासिल किए थे। अब बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे, मतलब कि संसद का सामना कभी किए ही नहीं थे। कौन थे? तो वो आपके थे चौधरी चरण सिंह जी, इनका भी नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण, अवमंडलीकरण, जो नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बता दिए थे। नई आर्थिक नीति हमारे भारत में कब लागू होता है? 1991 में लागू होता है दोस्तों। इसमें मुख्य योगदान किनका रहता है? तो हमारे भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, और वित्त मंत्री कौन रहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहते हैं दोस्तों। इसी कारण क्या मिला है 2024 में पीवी नरसिम्हा राव जी को यही नई आर्थिक नीति के लिए देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनको मिला भारत रत्न 2024 में। तो कौन हो जाएगा? नरसिम्हा राव। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे? तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये भी आपका सही है। वित्त आयोग के वो पूर्व अध्यक्ष थे, तो ये गलत है दोस्तों। वित्त आयोग के वो कभी अध्यक्ष नहीं रहे, भले ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व, ये भी आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक है, उसमें भी क्या है, वो सहायक तौर पे काम किए हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, जो प्रधानमंत्री पद है उसका सृजन क्या है, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है? तो मूल संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया ही नहीं गया था दोस्तों। मतलब कि हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री पद के लिए किसी तरह कोई उपबंध नहीं दिया गया है। संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। ये संविधान के प्रावधानों से हट करके हुआ है। अभी भी बात करें तो अभी भी हमारे भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री को लेकर किसी तरह कोई उपबंध दोस्तों नहीं है। तो ये संविधानों से प्रावधानों से हटकर हुआ है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%
किस सीमा तक निर्धारित की गई है, मतलब कि इसमें कहा गया है कौन सा संशोधन के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा के जो मंत्री परिषद होगा वो 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। तो ये जो 91 नंबर का जो हुआ था संविधान संशोधन दोस्तों 2003 में, इसके द्वारा कहा गया था। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति कौन सा अनुच्छेद? तो आपका अनुच्छेद 75। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? 1978 में भारत के प्रधानमंत्री तो बता दिए थे कि जब जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में, तो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर कौन आते हैं? तो आपके मोरारजी देसाई जी आते हैं, जो सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री के इतिहास की हम बात करें तो। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। बताना है कि स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था। मतलब कि जब पढ़ा रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में, जो पार्ट 2 था उसमें पंडित नेहरू जी के बारे में बताए थे कि उनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था 1963 में। 1963 में कौन लाए थे? तो JB कृपलानी जी द्वारा उनके खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। भले ही पारित नहीं होता है लेकिन उनके खिलाफ लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 में। और सबसे ज़्यादा बार बोलेगा तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया दोस्तों, 15 बार। आगे बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने या बनी थी? मतलब कौन थे जो कार्यवाहक रूप से प्रधानमंत्री बने? तो आपके गुलरीलाल नंदा जी दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी, किनकी हत्या की गई थी? तो इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, बता दिए थे। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार चला था 1984 में, वो उनकी हत्या का मुख्य कारण बनता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो पंडित नेहरू जी का मृत्यु होता है 1964 में दोस्तों। तब क्या होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं के कामराज जी, किनको देते हैं सत्ता? तो प्रधानमंत्री किनको बनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाते हैं। और 1966 तक ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री रहते हैं। कार्यकाल के दौरान क्या होते हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, हार्ट अटैक के द्वारा होता है। कहाँ पर? ताशकंद समझौता में जब जाते हैं वो ताशकंद समझौता करने के लिए आते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ये हो जाएगा 64 से 66, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? 13 दिन के लिए कौन बनते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं, जो 1996 में बनते हैं दोस्तों पहली बार प्रधानमंत्री। तो उनका कार्यकाल रहता है 13 दिन का। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहते हैं? तो जब इंदिरा गांधी जी बनती हैं प्रधानमंत्री, तो भारत के जो उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है, किनको दिया जाता है? तो मोरारजी देसाई को दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही विरोध कर रहे थे प्रधानमंत्री पद को लेकर के कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने क्या बनाया, इनको उप प्रधानमंत्री का पद दोस्तों दिया। तो 1967 से लेकर के 1969 तक ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को संबोधित करता है? बता दिए थे अनुच्छेद जो 78 है। इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि कोई भी काम करता है प्रधानमंत्री तो उसकी सूचना उसको राष्ट्रपति को देना ही देना है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे बताना है दोस्तों आपको कि मंत्री परिषद मतलब भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? मतलब कि सबसे बुजुर्ग जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो अब बता दिए थे कि देसाई जी, मोरारजी देसाई जी। जब ये प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे दोस्तों, इनकी उस समय इनकी उम्र थी दोस्तों 81 साल। 81 साल की उम्र में दोस्तों ये प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया था दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%, ये गलत है। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ये दोस्तों सही है। बताया है कि लोकसभा के 15% जो 51वें नंबर का हुआ था आपका संविधान संशोधन 2003 में, उसमें ये प्रावधान दिया गया दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आगे बताना है कि भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? हम बताए थे कि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति पर लागू होता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछता है आपको कि महाभियोग जितने भी संवैधानिक पद हैं सभी पर लागू होता है।
लेकिन जो राष्ट्र आपके प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री पर दोस्तों आपका महाभियोग नहीं चलता है। उनको हटाने के लिए क्या होता है, उनको राष्ट्रपति बर्खास्त करता है। बर्खास्त करने का मतलब कि महाभियोग कैसे चलता है, तो महाभियोग चलता है दोस्तों संसद में प्रस्ताव पारित होता है। अगर प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद क्या करता है, जिनके खिलाफ चला है साबित करता है या महाभियोग, उनको फिर अपना पद त्यागना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री के केस में दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री क्या है, उनकी सरकार बहुमत में है, तब वो सरकार चला सकते हैं। अगर बहुमत खो दिया तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनको बर्खास्त कर सकते हैं दोस्तों। जो भी पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। तो ये यहाँ पर संसद का कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलती है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। ये तो बताए थे कि शक्ति तो है राष्ट्रपति के पास, लेकिन उसका जो संचालन करने का काम करता है कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। मतलब राष्ट्रपति जो भी काम कर रहा है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं दोस्तों। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा आपका मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। मतलब कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो आपके गुलजारी लाल नंदा जी एक बार पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद, एक बार गुलजारी लाल इनका लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, मतलब वही एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके गुलजारी लाल नंदा। पूरी प्रधानमंत्री के इतिहास के बारे में बात करें तो एकमात्र यही एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं, और कोई अब तक नहीं बना है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं किया। कौन कभी संसद का सामना नहीं किया था, तो चौधरी चरण सिंह जी कभी संसद का सामना दोस्तों नहीं किए थे। DP सिंह सबसे पहले प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव से अपना त्याग पद देते हैं दोस्तों। कौन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के समय उप प्रधानमंत्री के पद पर था। जब जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में, तो दोस्तों एक तरह गठबंधन सरकार होता है, तो देसाई जी तो बनते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद किनको मिलता है, चौधरी चरण सिंह जी को मिलता है। जगजीवन राम भी दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं इन्हीं के समय में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए आपको। जो 15वें प्रधानमंत्री है, मतलब कि पूरे हम आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक वर्तमान 2025 तक की बात करें तो कुल मिलाकर के दोस्तों 15 प्रधानमंत्री बने हैं। कुल मिलाकर के व्यक्तिगत 15 प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं। तो वो 15वें नंबर पर जो प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं आपके, वो नरेंद्र मोदी जी बने हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। मतलब कि आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्री के नाम है, आपको बताना है कौन प्रधानमंत्री हैं जो भारत के आज़ादी के बाद उनका जन्म हुआ था। तो ये जो हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्म क्या हुआ था दोस्तों, आज़ादी के बाद हुआ था दोस्तों। इसी तरह से हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का भी जन्म क्या हुआ है, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके भी आज़ादी के बाद ही जन्म हुआ है दोस्तों। तो दोनों का प्रश्न याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये तो बताएं कि उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन समयानुसार क्या करते हैं, जो हमारे देश की सरकार होती है उप प्रधानमंत्री का पद भी, मतलब कि उप प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी मतलब पद भी बनाती है दोस्तों समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर। तो जो पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे दोस्तों। इनको गृह मंत्रालय मिला था और आपके उप प्रधानमंत्री के पद पर दोनों थे दोस्तों। आगे बात करते हैं, यही था दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में दोस्तों जो भी आपके मित्रगण होंगे वहाँ पर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। अगर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और PDF दोस्तों अगर प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, तो वहाँ से जुड़ करके आप PDF दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता न पड़े दोस्तों। अगर आपको बनाना भी है तो वहाँ से भी दोस्तों अपना लिख सकते हैं PDF प्राप्त करके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।